अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से बमबारी की। आखिर अब इसके मायने क्या हैं? आने वाले वक्त में क्या होगा? आपको क्या नजर आता है? देखिए मोनिका जी, चीजों को थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। कारण ये है, मैं आपके चैनल पे, आपके शो पे हमेशा से कह रहा हूं कि यहाँ कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। सब टाइम बाई कर रहे हैं। जब टाइम बाई करना होता तो एक नया प्रपोजल मार्केट में आ जाता, उसको उतारा जाता, उसके बाद कुछ टाइम मिलता है। फिर देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट है। ईरान को अगर आप बोले न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करो, नहीं मानेगा। ईरान को बोलेंगे आप भाई एनरिच यूरेनियम दो, नहीं देंगे। ईरान को आप बोलेंगे बैलिस्टिक मिसाइलों पे प्रतिबंध लगाओ, ईरान नहीं मानेगा। ईरान को बोलोगे हमास हिजबुल्लाह को आप छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। ये चार शर्तें ईरान नहीं मानेगा। और अगर कोई भी मैं अमेरिका या अमेरिका का स्पॉन्सर्ड प्रपोजल देखूं, उसमें इन तीन चार शर्तों पे ही आधारित है, जो चार की चारों सामने वालों को मंजूर नहीं है। अब ये जो बीच में जब हम कल बात कर रहे थे कि प्रेशर बढ़ता है, स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करना, ऑयल को कंट्रोल करना, हाँ जी, एक चीज मान ली, दो चीज मान ली, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। मैंने आपके शो पे कल कहा था जो पीछे ट्रंप का एक्शन रुक गया था, वो इसलिए रुक गया था, सऊदियों ने आखिरी मोमेंट पे कुर्सी खींच ली। बोला साहब, हमारी जमीन, हमारा पानी और हमारा स्पेस आप यूज नहीं कर पाओगे। एक तो बहाव वाला चक्कर था, दूसरा जो यूएई की हालत हुई, कल को आप हमारे साथ हो जाए, ये हम आप क्या गारंटी देते। और तीसरा था एक उम्मत का भी प्रेशर था कि भाई उम्मत, ये दोनों खिलाड़ी यूएई और सऊदी जो ओपेक के दो बड़े पिलर हैं, अगर ये अमेरिका के साथ मिल गए तो ओपेक का क्या होगा, ओपेक का क्या होगा तो ओआईसी का क्या होगा। ये सारे प्रेशर थे। कल क्या हुआ, कहीं ना कहीं सऊदियों ने अपनी जमीन, आसमान और पानी अमेरिका को यूज करने के लिए दिया। और अमेरिका ने कहा हमने जो हमला किया है वो हमने किया है जो आपने यूएई पे हमला किया था एक दिन पहले, जी। जिसको हमने, ट्रम्प कह रहे नहीं कोई छोटा मोटा हमला हुआ है, काफी सारे मिसाइल रोके गए, एक दो मिस हो गए, उसके कारण ही हुआ। उस हमले के जवाब में हमने किया। उन्होंने कहा किया जी, बुशेर में अटैक किया, उन्होंने इस्फहान में अटैक किया, उन्होंने कश्मीर आइलैंड है वहां पर अटैक किया, और एक पूरा ईरान का टैंकर, पूरा ऑयल का टैंकर बर्बाद कर दिया, उसको डुबा दिया। और उसके कई सारे स्पीड बोट्स, देखिए आईआरजीसी के पास नेवी तो बची नहीं, वो स्पीड बोट्स में आते हैं, वो पांच पांच आठ आठ मशीन गन लगे हुए, मतलब वो डीटीएच, मतलब जाने का शॉर्ट शॉर्ट तरीका है। वो ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने कई सारे उनके स्पीड बोट्स डुबा दिए, और रोज ऑन एवरेज 7-8 बोट हम डुबोते, कि शिप उनके पास बची नहीं कोई। तो इसके बाद इन्होंने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पे हमला किया, 3 डिस्ट्रॉयर्स पे इन्होंने रॉकेटें चलाई, क्रूज मिसाइलें, अमेरिका ने डिफ्लेक्ट कर दी। उन्होंने ड्रोन चलाए, अमेरिका ने डिफ्लेक्ट कर लिया। अमेरिका के तीनों डिस्ट्रॉयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पार करते हुए निकल गए। आईआरजीसी का ब्लॉकेड तोड़ा उन्होंने। अब इस पे आईआरजीसी बौखलाया हुआ है। उसने यूएई को धमकी दी, कह रहा हमें पता तुम्हारी, हम तुमने अपनी जमीन वमीन दी, हम तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। फिर धमकी दे दी सऊदियों को, हमें पता कि तुम इनके साथ हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब जो परिस्थिति है वो भयंकर हो गई। अभी अभी खबर आ रही है कि एक टैंकर पे आईआरजीसी ने कब्जा कर लिया, पर वो टैंकर गल्फ ऑफ ओमान में उठाया गया, पर वो ईरानियन तेल ही लेके जा रहा था, किसी और का तेल नहीं था। अमेरिका का कहना है कि आपके टैंकर ने हमारा ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश की, हमने जवाबी कार्रवाई की। और जो अमेरिका रिटेलिएट करा वो भी डिफेंस है, हम अटैक नहीं कर रहे। अभी हम डिफेंस मोड में है, अटैकिंग मोड में अभी है नहीं कि तुम भैया जल्दी से इस प्रपोजल का बताओ तुम्हें क्या करना है। अब ट्रंप कह रहा कि मुझे फटाफट इसका जवाब दो। कल ही ट्रंप कह रहा था तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, उसके पहले 24 घंटे थे, फिर 48 घंटे, 48 घंटे 24 घंटे में, और 24 घंटे एक हफ्ते में हुआ। और कल अटैक के बाद कह रहा फटाफट टाइम दो। जो मैंने आपको परसों कहा था मोनिका जी, बेसिकली अगर सऊदी, मतलब वो अपना उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींचते, अटैक पहले ही कर देता। अब भी सऊदी किसी शर्त पे मान के चलो जी ठीक है, अब अटैक कर लो, देखा जाएगा, क्योंकि यूएई का बहुत प्रेशर है। यूएई कहता है ये मसला साहब आपने शुरू किया, इसको खत्म करके दो। खबर ये भी है कि फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगोल वहां पहुंच गया है। खबर ये भी है कि यूके भी शायद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे। और खबर ये भी है कि आसपास के मुल्क भी बहुत तंग आ गए, कि सबकी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो रही है, हाँ। सबकी चीजें बर्बाद हो रही है। अभी रांची का स्टेटमेंट आया थोड़ी देर पहले हमारे शो के, कह रहा भाई ये विचित्र सा प्रकरण है, जब भी हम डिप्लोमेसी के टेबल पे बैठते हैं और जब भी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नियर होता है तो अमेरिका एक एस्केलेशन कर देता है, डिप्लोमेसी तेल लेने जाती है। तो मैं रांची को बोलूंगा, अगर तू चाइना के चक्कर काटेगा, तू क्या जाना शाना का हुआ है? अगर तू रशिया के चक्कर काटेगा, तुझे क्या लगता है उन्होंने सामने चूड़ियां पहन रखी है? या तुम कह रहे हो हम मुसलमान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं? या तो ये तुम्हारी मेंटेलिटी है ऐसी, हम मुसलमान हैं, सात खून माफ है। भाई अगर तुम ये रशिया को इन्वॉल्व कर रहे हो, तुम चाइना को इन्वॉल्व कर रहे हो, तुम चाइना के साथ सांठगांठ कर रहे हो, तुम उम्मत के लोगों को एक्टिवेट कर रहे हो, तुमने पाकिस्तान को 3 बार यूज कर लिया अमेरिका को गच्चा देने के लिए। अगर अमेरिका भी तो कुछ करेगा, वो भी मतलब मिट्टी के थोड़े वो भी बने, वो भी कुछ करेगा।
तो वही वाली बात है कि जब इनके साथ कुछ करो ना डेबिट कार्ड ना क्रेडिट कार्ड, विक्टिम कार्ड आया, अल्लाह मुसलमान मार दिए। फिर वही वाला सिस्टम, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। भाई जो करना करो। अमेरिका का डिस्ट्रॉयर सामने था, किया तो हमला, क्या कर पाए उसका? अगर डुबाना था तो डुबा देते, तुम्हें फिर उसका इंप्लीकेशन पता लगता। बेसिकली ये ईरान के जितने मुल्ले मौलाना हैं, इनको इन 4 शर्तें जो मैंने आपको कही मोनिका जी, इन पे ये कभी मान ही नहीं सकते। अगर ये मान नहीं सकते तो बात होगी नहीं। जबकि कल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था, पहली बार मैसूद पेजेस्किन मुश्तबा से मिले। अब देखिए, जब से ये युद्ध हुआ, मैसूद पेजेस्किन को मुश्तबा से मिलने नहीं दिया गया। वाहिदी जो IRGC गाइड है, कह रहा भाई तुम नहीं मिल सकते। कल पहली बार मिलने दिया, 2.5 घंटे मीटिंग चली। पेजेस्किन साहब ने कहा कि भाई मीटिंग अच्छी रही, सुप्रीम लीडर ने मेरी बात सुनी, मैंने समझाने का प्रयास किया, और रात को ये कहानी हो गई। क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बजे तक एक प्रकरण इनका आ गया था ईरान के मीडिया पे कि भाई ये जो अमेरिका का प्रपोजल है हमें माननीय नहीं है। देखिए, कई सारे ग्रुप है, अब किसने स्टेटमेंट दे दिया, किसकी चलती किसकी नहीं चलती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मोनिका बहन, ये जो मुश्तबा है इसको पावर मिलती है IRGC से। IRGC के पास कई सारे लोकल कमांडर है, 31 बटालियंस में IRGC को आपने बांट दिया। कितने लोग वहीदी की पूरी बात सुनते हैं 100%, कितने 70% सुनते हैं, कितनी 50% सुनते हैं, कितनी कोई भी नहीं सुनता। पहले प्रकरण, वहीदी की कितनी बार मुश्तबा सुनता, मुश्तबा की का कितना कहीं भी बात का असर वहीदी पे होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है जहां हर कोई अपना फायदा देता है। वैसे कल ईरान ने एक फॉर्म भी निकाला था, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाना, ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा, मैं पैसे जमा कराओगे तब निकालोगे। तो आप देखिए ना, अल्टीमेटली दिन ब दिन युद्ध की परिस्थितियां नजदीक आ रही है। अब खबर ये भी आ रही है कि भाई इसराइल को भी ग्रीन लाइट मिल गया। इसराइल वैसे कहता था कि भाई मेरे पास एक समय सीमा है, उसके आगे मैं रुकूंगा नहीं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, यहां मोसाड में और IDF में, यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस में आपस में मतभेद हो रहा है। मोसाद कह रहा है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रेजिम चेंज, जब तक रेजिम चेंज नहीं होगी तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल की मिलिट्री कह रही है हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस एनरिच्ड यूरेनियम को निकालना। अब इसमें आपस में बहुत बड़ा विवाद इजराइल में शुरू हो गया कि ये ऑब्जेक्टिव सही है या ऑब्जेक्टिव सही है। अगर आप मेरी माने तो मेरे लिए रेजिम चेंज इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए शाह का कल बेटा बैठता है, यार फिर ये बम बनाने की, ये डर्टी बम बनाने की, ये बैलिस्टिक की सब कहानी खुद ही रुक जाएगी ना। भाई आप तो जियो जीनो दो वाली बात करें, फिर जन्नत और जिहाद की बात ही नहीं होगी ना। जहां जियो और जीने दो की बातें होगी, वहां जन्नत और जिहाद की बात ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी। तो मेरे हिसाब से भी रिजीम चेंज होना इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के होते हुए ये जन्नत और जिहाद का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ये यू टर्न नहीं ले सकते। इनकी मजबूरी, इनका सोर्स कोड ही ऐसे लिखा गया है जिसको बदला नहीं जा सकता मोनिका जी। जी।